हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह है मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड वीडियो पार्ट 2। और जो पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कंफ्यूजिंग लगते हैं थोड़े थोड़े। अब ये लगेगा कि सारे क्वेश्चन तो पढ़े हुए हैं, कंफ्यूजिंग कैसे लगेंगे, वो भी हिस्ट्री में लगते हैं। अभी जब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम बात करें, जो कि बंगाल से शुरू हो जाता है। मोड़े बंगाल जहाँ पे पढ़ते हम बैटल ऑफ पलासे और बक्सर वगैरह, वहाँ से शुरू होता है। तो युद्ध जब समाप्त होता है काफ़ी टाइम के बाद, जब सारी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर, पलासे, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसी दौरान कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी चल रहे होते हैं। समाज सुधार के कुछ मूवमेंट भी चल रहे होते हैं। उन मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, सभी नहीं, कुछ इम्पॉर्टेंट। दूसरा है ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग। उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइमलाइन में कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स और ट्राइबल विद्रोह भी हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक ही समय पर काफ़ी सारी जगहों पर अटैक कर रही थी। प्रिंसली स्टेट्स पर भी, जो शहरी इलाके हैं वो भी, शहरी नहीं, प्रिंसली स्टेट्स पर भी, प्रोविंसेस पर भी, और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पर भी। तो सभी एक साथ पे वो कब्ज़ा करते रहते थे एट अ सेम टाइम। और हिस्ट्री में पढ़ने में दिक्कत क्या है ना, कि हम एक पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, तो हम टाइमलाइन अगर याद नहीं रहेगा तो हम उसे सही से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि हर चीज़ को उतना कोरिलेट करने की आवश्यकता है भी नहीं, पर फिर भी। दूसरा है मास नेशनल मूवमेंट्स, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ये सारे के सारे मास मूवमेंट्स हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। और कुछ रिवोल्यूशनरी एक्शन जैसे कि सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकना, काकोरी इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, चिटागोंग आर्मरी रेड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन। ये सारे के सारे क्या है? रिवोल्यूशनरी एक्शंस हैं। तो देखते हैं। सॉरी। पहला जो है वो ब्रह्मो समाज के बारे में, द एवोल्यूशन ऑफ ब्रह्मो समाज। हालांकि इस स्लाइड में पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि सारी जानकारी दी जा सके। तो जो ब्रह्मो समाज है वो राजा राम, एक मिनट यार, तो जो ब्रह्मो समाज है वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में स्टैब्लिश किया गया था। ओरिजिनल ब्रह्मो समाज, ओरिजिनल किस लिए बोला जा रहा है इसको? क्योंकि आगे चल के है ना, लगभग 1866 के आसपास ये स्प्लिट हो जाता है दो भाग में। अब क्या है कि ये शुरू से ही ब्रह्मो समाज नहीं था। सबसे पहले जो राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने 1815 में, एक मिनट यार, राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा का फाउंडेशन, ये नींव रखा था आत्मीय सभा का। और फिर आत्मीय सभा एक टाइम के बाद उसे रीनेम कर दिया ब्रह्मो सभा, उसके बाद फिर ब्रह्मो समाज। तो 1828 में ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय ने एक जर्नल भी लिखा था, उसका नाम है संवाद कौमुदी। यहाँ से जो है काफ़ी सारे जर्नल, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के नाम आते जाएंगे, तो उन्हें अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो नोट कर लेना, या फिर नोट मत करो, सुनते चलो। ईयरफोन कान में लगाओ, देखने लायक तो कुछ है नहीं, सुनो। तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने स्थापना की किसकी? ब्रह्मो समाज की। कब? 1828 में। इनके द्वारा एक जर्नल भी लिखा गया, उस जर्नल का नाम था संवाद कौमुदी। कब क्या नाम था उस जर्नल का? संवाद कौमुदी। दूसरा नाम आता है इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर का। ब्रह्मो समाज के बाद नहीं, ब्रह्मो समाज की लीडरशिप राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर को ही मिली थी। और 1842 क्या है फिर, ये बताता हूँ क्या है 1842। इसको ध्यान में मत रखो, इसका ऐसा कोई लेना देना है नहीं, मैं बताता हूँ क्या है।
देवेंद्रनाथ टैगोर जो है उनको लीडरशिप मिली थी किसकी, ब्रह्मो समाज की। और इन्होंने 1839 में, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में क्या स्थापित किया था, तत्वबोधिनी सभा, TBS, वी नहीं TBBB, TBS, तत्वबोधिनी सभा। और जैसे कि सभा का नाम है तो उसी के हिसाब से एक पत्रिका भी इन्होंने पब्लिश किया था, और पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। क्या नाम था उसका, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी सभा कब नींव कब रखा गया था तत्वबोधिनी सभा का, 1839 में। पत्रिका का नाम क्या था, तत्वबोधिनी पत्रिका। और अब आते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन देवेंद्रनाथ टैगोर के एब्सेंस में, ये अभी जो हमने जिनके बारे में देखा अभी, ये देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर के एब्सेंस में जो ब्रह्मो समाज का जो लीडरशिप था वो केशव चंद्र सेन के पास था। केशव चंद्र सेन उसकी लीडरशिप करते थे, और इनके जो आइडियाज़ थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर से थोड़े से रेडिकल थे, जिसकी वजह से ब्रह्मो समाज में स्प्लिट आ गई, दरार आ गई। दरार क्या आ गई, दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा हो गया आदि ब्रह्मो समाज, और दूसरा हिस्सा हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में केशव चंद्र सेन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और जो दूसरा पार्ट था आदि ब्रह्मो समाज, वो देवेंद्रनाथ टैगोर उसके लीडर थे। तो जैसे कि राजा राम मोहन रॉय की एक जर्नल थी, देवेंद्रनाथ टैगोर की एक जर्नल थी, उसी प्रकार केशव चंद्र सेन ने भी एक जर्नल लिखा, और उस जर्नल का नाम था बमबोधिनी पत्रिका। याद रखना, बमबोधिनी पत्रिका। तो ये था शॉर्ट में आपका ब्रह्मो समाज। पहले ये क्या था, पहले था आत्मीय सभा, उसके बाद ब्रह्मो सभा, और उसके बाद 1828 में ब्रह्मो समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा बनाया, और उसको एक टाइम के बाद उसे ब्रह्मो समाज में ही मर्ज कर दिया, अमलगमेट कर दिया। और फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन आए, वो भी इसके लीडर रहे ब्रह्मो समाज के, लेकिन कुछ आइडियाज़ के डिफरेंस होने की वजह से वो ब्रह्मो समाज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हो गया आदि ब्रह्मो समाज, और एक पार्ट हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जो आदि ब्रह्मो समाज था उसके लीडर हुए देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसके लीडर हुए केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन रॉय ने जो पत्रिका लिखा, जर्नल, उसका नाम था संवाद कौमुदी। देवेंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, और केशव चंद्र सेन की पत्रिका का नाम था बमबोधिनी पत्रिका। आगे ये दोनों टाइम, इन दोनों को याद रखना, एक ये 1828 और दूसरा 1826। 1828 ब्रह्मो समाज और 1828 ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जो देवेंद्रनाथ टैगोर में याद रखने वाला है वो है 1839, जब उन्होंने तत्वबोधिनी सभा को एस्टैब्लिश किया था। ओके, पैरेलल पिलर्स। यार ये कुत्ते इसी टाइम पे भौंकने लगेंगे। ठीक है, एक नाम आता है ज्योतिराव, सॉरी यार क्या चल रहा है। एक फिर नाम आता है आपका ज्योतिराव फुले। इन्होंने फाउंड किया या फिर नींव रखा सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज था जो पिछड़े क्लास के लोग थे, लोअर क्लास, उन्हें एजुकेट करना। और भी काम था, पर ये इसका मेन काम था। अब ये जानना आवश्यक क्यों है, क्योंकि कभी कभी जो होता है ना वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि फाउंड कब हुआ, तो ये तो बता दोगे 1873। किसने फाउंड किया, तो ज्योतिराव फुले ने। काम क्या था उसका, तो एजुकेट करना, जो लोअर क्लास के लोग थे उन्हें एजुकेट करना। उसके बाद अब ये था 1873। अब आते हैं 1875। एक मिनट, 1875 में 1875 में क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, बॉम्बे में। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इनका एक्चुअल नाम तो नहीं है। एक्चुअल नाम जो है वो आप बताएंगे, और अगर नहीं बताओगे तो मैं तो बता ही दूंगा। एक क्वेश्चन आया था PYQ में कि सबसे पहली बार स्वराज के लिए किसने आह्वान किया था, हु गेव द फर्स्ट कॉल फॉर द स्वराज।
इन 1876, ये उसमें मेंशन था। ये 1876 मेंशन इसलिए था क्योंकि जब भी बात स्वराज की आती है ना, तो हमारे दिमाग में आने लगता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली बात, जो लाहौर सेशन में हुई थी और एक बार उससे पहले भी हुई थी, स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेटस। तो यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज वाली बात तो हो नहीं रही। यहाँ बात हो रही है कि 1876 में हु गेव द कॉल फॉर स्वराज। तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। जैसा अभी मैंने आपसे पूछा था स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम, तो उनका नाम था मूल शंकर तिवारी। ही वॉज बॉर्न एज मूल शंकर तिवारी। गुजरात के टंकारा में पैदा हुए थे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। गुजरात के टंकारा में पैदा हुए थे और बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। बचपन का नाम नहीं था, उनका नाम मूल शंकर तिवारी ही था। बाद में उन्होंने अपना नाम दयानंद सरस्वती कर लिया। और इनके बारे में स्टोरी है क्या? नहीं, फ़िलहाल तो कोई स्टोरी नहीं, फ़िलहाल यही था कि स्थापना कब हुई थी 1875 में, किसकी? आर्य समाज की। एक क्वेश्चन और आता है आर्य समाज को लेकर कि इसका जो हेड क्वार्टर था वो शिफ्ट भी हुआ था। अभी जो रिसेंट हेड क्वार्टर है आर्य समाज का वो न्यू दिल्ली में है, पर इससे पहले भी इसका हेड क्वार्टर शिफ्ट हुआ था। तो उसका हेड क्वार्टर शिफ्ट होके तब लाहौर गया था, लाहौर। तो ये मत समझ लेना कि यार ये तो पाकिस्तान में चला गया। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में नहीं चला गया था, वो तब इंडिया का ही पार्ट था। ये 1875 की बात हो रही है ना। पाकिस्तान 1947 में बना है, और उससे पहले वो सारा का सारा क्या था? सारा का सारा इंडिया ही था। अगला 1897। 1897 में फाउंडेशन हुआ, नींव रखी गई, बनाया गया किसे? रामकृष्ण मिशन को। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसने करवाया ये? स्वामी विवेकानंद जी ने। और ये रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद जी के टीचर थे किसी टाइम पर। किसी टाइम पर नहीं, क्योंकि अलग अलग टीचर हुए उनकी लाइफ में। सभी के नाम तो नहीं दिए गए हैं सिवाय रामकृष्ण मिशन जी द्वारा, क्योंकि नहीं, क्योंकि नहीं, छोड़ो। एक बार कहानी कहती है, कहानी है, एक बार एक बचपन की कहानी बताता हूँ, उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन वाली कहानी बताऊँगा। कहानी है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र, नाम था उनका। स्वामी विवेकानंद उन्होंने बाद में रख लिया। तो उनके बचपन की एक कहानी है कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो बार बार किसी लाइब्रेरी से पुस्तक ले जाते थे और उसको तुरंत लाकर उसे लौटा देते थे। तो जो लाइब्रेरियन था उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि तुम किताबें पढ़ते भी हो या फिर ऐसे ही ले जाके लौटा देते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं किताबें पढ़ता भी हूँ। अब मैं जितने भी किताबें लेकर गया हूँ, आप मुझे उन किताबों में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और ऐसा ही हुआ, लाइब्रेरियन ने वही किया। उसने सारी किताबें उठाई, पूछना शुरू किया और विवेकानंद जी ने सभी के जवाब दे दिए। तो ये तो थी बचपन की स्टोरी। अब बात कर देते हैं इनसे, रामकृष्ण परमहंस से पहले मिलने की स्टोरी। तो होता क्या है कि रामकृष्ण परमहंस जी कहीं प्रवचन दे रहे थे या फिर शिक्षा बांट रहे थे। उसके बाद जब वो अपने रुकने के लिए गए अपने रूम में, अपने कमरे में, या फिर जहाँ पर भी उनका कक्ष था, तो वो प्रवचन से स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। पता नहीं ऐसा क्या प्रवचन दे रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी उससे काफ़ी प्रभावित हुए। तो जब वो गए उनसे मिलने के लिए और उनके दरवाजे पर नॉक किया, तो अंदर से रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि कौन? तो बाहर से स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि यही तो मैं जानने आया हूँ, मैं कौन? तो वहाँ से रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद जी स्टूडेंट बन गए और अपने टीचर के नाम पे ही इसको शुरू किया था, रामकृष्ण मिशन। ठीक, ऐसे कहानी की आवश्यकता थी नहीं, आवश्यकता थी इसकी कि स्टैब्लिश कब हुआ? 1897 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। ऐसी स्टोरी याद आ रही थी तो सुना दिया यार। कुछ ट्राइबल रेबिलियन के बारे में। काफ़ी सारे ट्राइबल रेबिलियन हुए थे, लेकिन ये जो कुछ गिने चुने इम्पोर्टेंट ट्राइबल रेबिलियन है उनके बारे में है। इस ट्राइबल रेबिलियन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना है कि इसका कारण क्या था, कॉज क्या था, क्योंकि स्टेटमेंट में रीज़न पूछ लेगा। हालांकि हर बार ये बोल कर बच पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो हैवी टैक्स लगा दिया था, और क्या कारण था। अगर मान लो कोई भी ट्राइबल
कोई भी ट्राइबल मूवमेंट दे दे और सबके स्टेटमेंट में यही रीज़न दे दे कि हाँ ब्रिटिश हैज़ इम्पोज द हैवियर फाइन और एक्सप्लॉइटेड, तो वो स्टेटमेंट तो हर हालत में सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ तो और देगा उसमें, तो वो थोड़ा सा देखेंगे। तो इनमें से पहला जो एक मेजर रेबिलियन है वो है कोल रेबिलियन। कोल कब था ये? 1831 से लेकर 1832 तक। किसके द्वारा? कोल पीपल द्वारा। और कहाँ कोल पीपल कहाँ, और उनके जो ट्राइब जो इसमें शामिल थे वो थे हो और मुंडा ट्राइब। छोटा नागपुर कहाँ हुआ था ये? छोटा नागपुर झारखंड में, ये याद रखना है, रीजन भी याद रखना। कारण क्या था? ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बहुत ही शोषणकारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया। इसमें तो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही है। और ये ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये याद रखना, आगे थोड़ा सा शायद अलग हो जाए। जैसे कि संथाल रेबिलियन, ये हुआ था 1855 से 1856, टाइमलाइन दोनों अलग है। और इसके जो लीडर थे वो थे सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू, और ये भी झारखंड में ही हुआ था, झारखंड और कुछ हिस्सा और बंगाल में, लेकिन मेनली झारखंड में ही। अगर आप में से किसी के दोस्त झारखंड से हुए हैं तो उनमें से किसी का नाम मुर्मू भी रहा होगा, नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं है, लीडर्स के नाम याद कर लो। संथाल रेवेन्यू के लीडर थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। रीजन राजमहल हिल्स, इसका कारण क्या था? एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स, ये तो दोनों में ही आ गया। इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसमें लिखा है एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स, मनी लैंडर और ज़मींदारी सिस्टम। इसमें क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इसमें ज़मींदारी सिस्टम, थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें मनी लैंडर्स भी शामिल है, इसमें मनी लैंडर शामिल नहीं है मे बी, क्योंकि यहाँ पर शायद मनी लैंडर्स का उतना, कोल रिबिलियन में शायद मनी लैंडर्स का उतना इंटरफेरेंस था ही नहीं, या फिर नहीं था, वो सीधा ब्रिटिश वहाँ से पैसे निकालती थी, टैक्स निकलवाती थी। तो ठीक था, ये हो गया कोल रेबिलियन और संथल रेबिलियन। आगे है कोया रेबिलियन और मुंडा रेबिलियन। कोया रेबिलियन देख लेते हैं पहले। कोया रेबिलियन हुआ था गोदावरी ट्रैक्ट, केरला में हुआ था। ये केरला यहाँ पे लिखा नहीं है पर याद रखना केरला में हुआ था, केरला के कुछ गोदावरी वाले रीजन में। लीडर था इसका तोम्मा दोरा, कहीं कहीं पे तोम्मा सोरा भी लिखा हुआ है, बस तोम्मा याद रखो, बाकी सही हो जाएगा। कोया रेबिलियन कब हुआ था ये? 79 से 1880। ब्रिटिश इंक्रोचमेंट, अब यहाँ टैक्स वाली भी बात नहीं हुई, यहाँ पे इंक्रोचमेंट आ गया ना, अतिक्रमण हो गया है। और जो वहाँ के ट्राइब थे उनका जब अतिक्रमण कर लिया, जब उसे घेर लिया, तो उनका तो अधिकार ख़त्म हो गया उस पर, वहाँ के ट्राइबल पीपल का। तो इसलिए कोया रिबिलियन हुआ था। उसके बाद आता है मुंडा रेबिलियन या फिर द उलगुलान रेबिलियन। उलगुलान, उलगुलान किसी इंसान का नाम नहीं है, रेबिलियन का ही नाम है, याद रखना। कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900 में। लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा भी कहते थे, उनके ट्राइब के लोग क्या कहते थे? धरती अब्बा। कहाँ पर हुआ था ये? झारखंड में। और कारण क्या था? जो ट्रेडिशनल लैंड था झारखंड का वो ब्रिटिशर्स द्वारा और नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो वहाँ के स्वदेशी निवासी नहीं थे उनके द्वारा उनकी ज़मीनों का डिस्ट्रक्शन। तो चारों ही रीज़न अलग हैं थोड़े थोड़े तरीक़ों से। तो इन कॉज को याद रखना, इन कारणों को याद रखना कि क्यों हुआ था, क्योंकि स्टेटमेंट में तो पूछ सकता है। क्या क्या याद रखना है? उसका ईयर, उसका लीडर, कौन से रीजन में हुआ था और क्यों हुआ था, रीजन और रीज़न दोनों। तो इसमें देखा जाए अगर, तो कोल रिबिलियन, संथल रिबिलियन और मुंडा रिबिलियन ये सारे के सारे झारखंड में ही हुए हैं, सिर्फ कोया को छोड़कर। कोया गोदावरी ट्रैक्ट में हुआ है, कावेरी ये केरला रीजन में, कावेरी नहीं केरला। अगला द शिफ्ट टू मास माइक, एक मिनट यार, इसकी हेडिंग पे ध्यान मत दो, ये AI है, कुछ भी हेडिंग देता रहता है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह अगर आपने सुना होगा, खेड़ा सत्याग्रह सुना ही होगा यार, पढ़ भी रहे होगे, रिवाइज भी किया होगा कई बार। खेड़ा सत्याग्रह को इंडिया का पहला कंसीडर किया जाता है, इंडिया का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंसीडर किया जाता है, इंडिया का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हालांकि बाद में 1921-22 के आसपास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, पर इसको कंसीडर किया जाता है कि मास लेवल पे पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह था। तो इसके लीडर थे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक सवाल याद आया मुझे, क्या आप बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कौन से साल में दिया गया था? पता हो तो बता दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं।
तो ये क्यों किया जा रहा था खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह किया जा रहा था क्योंकि क्रॉप फेलियर और बीमारी फैल गई थी, प्लेग। तो क्रॉप फेलियर की वजह से हुआ क्या कि जो वहाँ के टेनेंट थे, जो एग्रीकल्चर थे, जो पीजेंट थे, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। और ब्रिटिश रूल था कि अगर फसल 25% से कम हुई है तो पूरी टैक्स माफ़ हो जाएगी। रूल ये था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि अगर फसल 25% से कम हुई है तो टैक्स माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन उसमें से भी कुछ होते हैं ना उपद्रवी कि नहीं 25% हो चाहे 20% हो, हम तो पूरा टैक्स लेंगे, पूरा लगान लेंगे, और नहीं दोगे तो तुम्हारी ज़मीन हड़प लेंगे, जो कि ये हमेशा से ही करते आ रहे हैं। चाहे प्रिंसली स्टेट हो, चाहे प्रोविंस हो, चाहे ट्राइबल एरिया हो, चाहे फिर एग्रीकल्चरल लैंड हो, ये हमेशा हड़प ही, जब से आए हैं तब से हड़प ही रहे हैं ना ये। तो टैक्टिक क्या था खेड़ा सत्याग्रह? नॉन वायलेंस एंड एब्सोल्यूट टैक्स विद होल्डिंग। वही कि हम टैक्स नहीं देंगे। अरे जब है ही नहीं तो कहाँ से दे दें टैक्स? तो इसलिए एक तरीके से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ये याद रखना कब हुआ था? 1918 में। अरे यार 1918 में सॉरी। अगला है मोपला रेबिलियन। मोपला रेबिलियन, एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ, मोपला रेबिलियन कब हुआ था? 21-22 में, 1921-22 के बीच। किसके द्वारा? मापिला के पीजेंट्स द्वारा। कहाँ पर है ये? केरला में, मालाबार कोस्ट, केरला। अच्छा, अभी हम ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन खैर छोड़, ज्योग्राफी जब देखेंगे तब देखेंगे। कहाँ पे हुआ था? केरला में। कैटलिस्ट क्या था कि उस दौरान ये जो टाइमलाइन है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का टाइमलाइन है, और इसी से इन्फ्लुएंस होकर मोपला में ये रेबिलियन हुआ था मुस्लिम पीजेंट्स द्वारा इन्फ्लुएंस होकर। और कारण क्या था? कारण वही, हमेशा से वही, ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल, एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड सिस्टम, है ना। ठीक है, रीजन याद रखना, रीजन था केरला। और ये टाइमलाइन, अच्छा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा नीचे, उसके बारे में देखेंगे अभी, रुक जाओ। अगस्त 7, 1905 इवेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 1905 को। कारण क्या था? कारण था कि ब्रिटिशर्स ने, और हुआ क्या था उसमें कि जो हिंदुस्तानी थे, मतलब जो भी उस समय हमारे देश के निवासी थे, उन्होंने जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे, चाहे वो कपड़े हों या फिर कुछ भी, उन सभी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। कारण क्या था? कारण था बंगाल का पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन करवाया गया था, और ब्रिटिशर्स ने ये ऐसी खबर फैलाई कि जो बंगाल का पार्टीशन है वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से कर रहे हैं। बंगाल इतना बड़ा है कि उसे एक ही बार में संभालना मुश्किल हो रहा है। गलत। बंगाल उस वक्त बहुत बड़ा था। प्रेजेंट डे का बांग्लादेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन सब को मिला दो तो पूरा का पूरा वो बंगाल बनता था, उतना बड़ा एरिया। तो वहाँ पे जो जो नेशनलिज्म का हब था वहाँ पर, वो काफ़ी बड़ा था, और उसको तोड़ने के लिए उसे अलग अलग कर दिया गया। बंगाल में एक हिस्सा जो था, जो आज बांग्लादेश है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया था, और एक हिस्सा जो अभी बंगाल जो इंडिया में है, वो हिंदू डोमिनेटेड हो गया था। ब्रिटिशर्स ने उसी का फ़ायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल का खेल खेल दिया। तो जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था 1905 में, 7 अगस्त 1905 को, वो उसी का रिटेलिएशन था, बंगाल पार्टीशन का। 3 दिसंबर 1906, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 30 दिसंबर 1906 इवेंट क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। कहाँ पर हुआ? इसमें लिखा तो नहीं है, कहाँ, मैं बता दे रहा हूँ, ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर? ढाका में। ओह, गांधीयन टर्निंग पॉइंट्स। जलियांवाला बाग मैसेकर सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। हुआ क्या था कि एक बाग में काफ़ी सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने उसमें अपनी सेना घुसाया और उन पे निहत्थे लोगों पे फायर कर दिया। तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर सकते थे, कुछ और नहीं कर सकते थे, अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे पहले
जलियांवाला बाग मसैकर से पहले एक एक्ट लागू हुआ था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में ऐसा भी है ना कि आप कहीं पर भी झुंड में नहीं रह सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, कहीं पर भी एक साथ भीड़ में नहीं रह सकते। अगर ऐसा होगा तो ब्रिटिशर्स जो है वो आपको उठा के लेके जाएगी और जेल में डाल देगी। कुछ नहीं भी करोगे तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पेशी के भी उठा के लेके जाएगी और जेल में डाल देगी। ये था, तो उसके खिलाफ था। और उसी में उनके कुछ जो लीडर्स थे पंजाब में, सिख लीडर्स थे, वो अरेस्ट हो गए थे। अरेस्ट हो क्या गए थे, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया था। और उसके अगेंस्ट जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट। और वहीं पर गोलियां चलवाई गई, किसके द्वारा? जनरल डॉयर के द्वारा। और उसके रिटेलिएशन में नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। 4 फरवरी 1900। ये तीनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं? तीनों नहीं, एटलीस्ट दोनों, फर्स्ट 2 आपस में रिलेटेड कैसे हैं वो देखो। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट। हिंसा हुई और गांधी जी ने एब्रप्टली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक लिया, पूरी तरीके से बंदी कर दिया। रोक क्या लिया? मोरल ग्राउंड्स पे। क्यों बंद कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट में हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में, उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में कुछ कारणवश स्वदेशी लोगों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया। आग लगाने के कारण 22 पुलिस वालों की जान चली गई। ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली, कुछ इंडियंस भी होंगे, पर 22 पुलिस वालों की जान चली गई। और जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो पूरी तरीके से नॉन वॉयलेंट तरीके का था, और यहाँ पर तो वॉयलेंस हो गई है। तो फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया। इसमें वॉयलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद आता है, हो गया वो, चलो। अच्छा, अभी मुझे याद आया, एक क्वेश्चन है मेरा कि एक है चौरी चौरा इंसिडेंट और एक है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो क्या आप कभी उन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं, या फिर क्या आपको इसका डिफरेंस पता है, चौरी चौरा इंसिडेंट और काकोरी कॉन्स्पिरेसी का? उसके बाद आता है हरिजन सेवक संघ। ये गांधी जी द्वारा बनाया गया था, किसके लिए? जो बैकवर्ड्स हैं उनके लिए। किस लिए? इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। और कब बना था ये? 1932 में। HRA और HSRA। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना था? 1924-25 में। एक मिनट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924-1925 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके कुछ जो, नहीं फिलहाल ये देखो फॉर्मेशन कब हुआ था, 1924-1925 में आ गया यहाँ पे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुआ था, ये याद रखना। चौरी चौरा जो इंसिडेंट था वो 1922 में हुआ था, 1922 में। लेकिन जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी है वो 1925 में हुआ था। चौरी चौरा वाला इंसिडेंट मैंने बता दिया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में हुआ था कि जो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे, उन्होंने काकोरी में एक ट्रेन रुकवाया और ट्रेन को लूट लिया। ट्रेन में जो भी उनके आर्म्स एंड एमुनेशंस थे, हथियार वगैरह, उसको लूट लिया गया। ये था काकोरी कॉन्स्पिरेसी। और चौरी चौरा तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर सितंबर 1928 में HRA का नाम चेंज कर दिया गया, और HRA का नाम चेंज करके उसको HSRA कर दिया गया। HSRA, इसका क्या मतलब था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था इसका? इसका फॉर्मेशन हुआ था फिरोज शाह कोटला में। कब? 1928। HRA कब बना था? 1925 में। HSRA कब बना? 1928 में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला में। ये 8 अप्रैल 1929। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, उन्हें सुनाने के लिए। क्या सुनाने के लिए? दैट पे अटेंशन टू अस। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इतने एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, तुम हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अब दो ध्यान, हम बम फेंक के तुम्हें सुनाएंगे। ये कब हुआ था? 1929 में। भगत सिंह और उसके साथ उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ही थे ना? करेक्ट करना, बटुकेश्वर दत्त ही थे क्या? ओके, दी एंड। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, हम बाकी देखेंगे इसके अगले वीडियो में। ये
1929 तक। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।